खांसी ये लक्षण है, ये बीमारी नहीं बताएगा। लंग कैंसर्स इवन इन नॉन स्मोकर्स यंग पेशेंट्स में भी केसेस काफ़ी देखने को मिल रहा है। जैसे आस्थमा हमारे एलोपैथी साइंस के हिसाब से इट इज़ नॉट अ क्यूरेबल डिजीज। तो बाय द टाइम दे आर डायग्नोज्ड कि उनको टीबी है, ये माना जाता है कि उन्होंने लगभग 10 लोगों को फैला के आ चुके हैं। अस्पताल जाने के बाद कभी घर वापस नहीं भी जा। ठीक बोल रहे हैं सर। इट्स लाइक फ्लाइंग एरोप्लेन एंड गेटिंग क्रैश। अच्छा हुआ तुम जल्दी ले आए तो बचा पाए और घर भेज पाए। अगर तुम दो दिन लेट कर दे तो 4 घंटों तो भेजना पड़ता। सर रेड फ्लैग्स किसको बोलेंगे? एवरी सिंगल स्मोक रिड्यूसेस लाइफ बाय। क्या अस्थमा जो है वो जनरेशन टू जनरेशन जाती है? वेलकम टू बियॉन्ड प्रेस्क्रिप्शन बाय हेल्प पोटली, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम आपको उन लोगों से मिलाते हैं जो सोसाइटी को हेल्दियर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वो ट्रस्टेड डॉक्टर्स हो, फिटनेस ट्रेनर्स हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो या योगा टीचर। ये आपके उन सवालों के जवाबों का मंच है जो आप अक्सर पूछ नहीं पाते और उन कॉम्प्लेक्स हेल्थ टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करता है, जिससे कि आप अपने हेल्थ को प्रेस्क्रिप्शन से आगे जाकर समझ सकें। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपेश मस्के, जो एक लीडिंग पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कौन सा रेस्पिरेटरी इशू सबसे कॉमन है, ब्रेथलेसनेस या चेस्ट डिस्कम्फर्ट क्या अस्थमा में भी होता है या किसी और भी कारण से यह हो सकता है, क्या अस्थमा सिर्फ स्मोकर्स को होता है या आप और हम भी इसके शिकार हो सकते हैं। इसी प्रकार के और भी प्रश्नों के जवाब जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हेलो सर, वेलकम टू बियॉन्ड प्रेस्क्रिप्शन बाय हेल्प पोटली। सर, आप अपने बारे में हमारे ऑडियंस को बताएंगे तो अच्छा रहेगा सर। मेरा नाम डॉक्टर दीपेश मास्के है। मैं विगत 12 साल से रायपुर में एज अ चीफ पल्मोलॉजिस्ट NHMMI मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मैंने MD इंटरनल मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली से किया हूँ और DM PGI चंडीगढ़ से किया हूँ। जी सर। कहा जाए तो टिल डेट आई एम द ओनली DM पल्मोलॉजिस्ट वर्किंग इन छत्तीसगढ़ स्टेट। और मेरा पिछले 12 साल से बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है वेरियस लंग डिजीज़ को मैनेज करते हुए, नॉट इंक्लूडिंग लंग डिजीज, इवन क्रिटिकल केयर पेशेंट्स और स्लीप डिसऑर्डर्स पेशेंट को मैं मैनेज करता हूँ। ओके, मतलब स्लीप एपनिया भी आप देख रहे हैं जी सर? जी जी। ओके। इनफैक्ट लेवल 1 स्लीप स्टडी जो डायग्नोस्टिक लैब है, जी। मूलतः पहला लैब हमारे NHMI में इस्टेब्लिश हुआ है। ओके सर, इट्स अचीवमेंट फॉर एमएमआई फॉर दैट। यस, डेफिनेटली। यस सर। जैसे सर इतने सालों से आप पल्मोनोलॉजी और क्रिटिकल केयर पर काम कर रहे हैं, तो उसमें सर आप पेशेंट में सबसे ज़्यादा किस टाइप की परेशानियाँ महसूस करते हैं? देखिए, मोस्ट कॉमन डिजीज़ लंग डिजीज़ तो एस्थमा है, जो छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग में दिखाई दिया जाता है। उसके बाद दमा के मरीज आते हैं, COPD। ओवर टाइम हमने देखा है कि लंग फाइब्रोसिस, जिसको हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ बोलते हैं, बहुत सारे कारण से होते हैं, वो भी ओवर के आ रहे हैं। अदर थिंग इंटरेस्टिंगली हम जो देख रहे हैं लंग कैंसर्स, इवन इन नॉन स्मोकर्स यंग पेशेंट्स में भी लंग कैंसर के केसेस काफ़ी देखने को मिल रहा है। अस्थमा और सीओपीडी में बेसिक अंतर क्या है? एस्थमा COPD देखा जाओ तो एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज बोलते हैं, जहाँ पर हमारे लंग्स के जो एयरवेज होते हैं, जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकुल्स, उसका कंस्ट्रिक्शन होते हैं। जी सर। बट एस्थमा जो कंस्ट्रिक्शन होते हैं वो एलर्जी ड्रिवन होता है। ओके। हालांकि दमा इज बेसिकली सेकेंडरी टू स्मोकिंग। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ COPD इज स्मोकिंग। अंतर क्या है एस्थमा में कि जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, जो सांस के लिए सिकुड़ना होता है, वो रिवर्सिबल होता है। ओके। इंटरमीडिएट एपिसोड्स ऑफ ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, फिर रिवर्सिबल हो जाता है, नॉर्मल में आ जाते हैं जी। जब भी एलर्जेटिक एक्सपोजर्स होते हैं। वेराज इन COPD इट इज अ फिक्स्ड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, माने एक बार वो COPD में जब एयरवे नैरोइंग हो जाता है तो कंटिन्यूसली वो नैरो ही रहता है, वो रिवर्स नहीं होता है। ओके। तो डॉक्टर साहब, क्या लंग डिसीज या अस्थमा के लिए स्मोकिंग ही एक बड़ा कारण है? स्मोकिंग वन ऑफ द रीजन्स है, बट मेन कारण एस्थमा का एलर्जी ड्रिवन होते हैं। जैसे पौधों का पोलेंस हो गए हैं, ये पार्टिकुलर मैटर्स होते हैं, कण बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स वगैरह हो गया, स्मेल्स हो गया, अगरबत्ती का धुआं, ये सब इरिटेंट्स बोला जाता है। ये सब के कारण से एस्थमा डेवलप होता है। स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर COPD, जिसको हम दमा कहते हैं। ओके सर। सर, किसी को परसिस्टेंट कफ हो रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, तो किस कंडीशन में या कितना उसका इंटेंसिटी होगा कि उसको तुरंत डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए? ठीक है, इसमें 2 चीज़ देखा जाएगा। ठीक है, एक 2 एंगल से हमें देखना पड़ेगा। एक, ऐसा खांसी जिससे चक्कर आए, बेहोश हो जाए, जिसके कारण से सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है या सांस लेने में तकलीफ हो रहा है कि इवन नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने में या लेटने में, बात करने में सांस फूला, मानी इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी।
आपको तुरंत इमरजेंसी में जाना चाहिए। जी। दूसरा होता है जिसमें खांसी बन रहा है, आना जाना हो रहा है या थोड़ा थोड़ा खांसी हो रहा है, इतना परेशान भी नहीं कर रहा है पर लिंगरिंग है, 2-3 हफ्ता हो गया, 4 हफ्ता है, ठीक नहीं हो रहा है, या ऐसा है कि सांस फूल रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो इस प्रोग्रेसिव डिजीज, ऐसा जब भी लगता है तो आगे 2-3 हफ्ते में आराम नहीं मिल रहा है तो आपको अपने चेस्ट फिजिशियन को दिखाना जरूरी है। सर मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज़ बीन सीन दैट कि कई बार अगर लंबे समय तक अगर खांसी हो रहा है तो हम उसको टीबी की तरफ सस्पेक्ट करते हैं। तो टीबी की तरफ सस्पेक्शन में जैसे स्पुटम गीली खांसी और सूखी खांसी 2 चीज़ें जो बोली जाती है, तो क्या अस्थमा और टीबी के सिम्पटम्स इनिशियल सिम्पटम्स सेम होंगे? यस, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, आपने समझना चाहिए खांसी ये लक्षण है, जी। ये बीमारी नहीं बताएगा। जी, जी। ठीक है, जी। कोई भी खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा होता है तो हमें कोशिश करते हैं कहीं इनको टीबी ना हो। टीबी क्यों हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं, क्योंकि टीबी हमारे देश में एंडेमिक है, ये जी। फैलने वाला बीमारी है, जी सर। ये फैलता है। जी, तो हम चाहते हैं कि मरीज़ अर्ली स्टेज ऑफ टीबी में ही पकड़ में आए, जी। ना कि एकदम एडवांस स्टेज में जब टीबी लोगों को फैलाए, लंग काफ़ी डैमेज होने के बाद डायग्नोसिस बनने में कोई बनता नहीं है। क्योंकि हमारा 2 मकसद है, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ टीबी, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरों को ना फैलाए। जी। ये माना जाता है कि अगर किसी मरीज़ को टीबी है, फेफड़े का, हाँ। और उसका बलगम पॉजिटिव आ गया है, हुँ। तो बाय द टाइम दे आर डायग्नोज्ड कि उनको टीबी है, ये माना जाता है कि उन्होंने लगभग 10 लोगों को फैला के आ चुके हैं। जी, 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 जी। तो हमारा मायने होता है। पर खांसी एक सिंपल सर्दी जुकाम में भी खांसी आता है, जी, एंड इवन भयानक बीमारी जैसे लंग कैंसर में खांसी आता है। जी, तो खांसी आपको ये नहीं बताएगा कि क्या बीमारी है, जी। खांसी के साथ क्या क्या और लक्षण जुड़ा हुआ है। खांसी है, शाम को बुखार आता है, पसीना आता है, धीरे धीरे वजन कम हो रहा है, या बलगम में खून आ रहा है, हो सकता है टीबी जी। हो सकता है कैंसर भी हो। ठीक है, खांसी हो रहा है, सूखा खांसी हो रहा है, धीरे धीरे सांस फूलते जा रहा है। ठीक है, जी। तो हो सकता है लंग फाइब्रोसिस हो। ओके। खांसी है, बलगम आता है, सांस फूल रहा है, हो सकता है दमा हो। कभी खांसी आता है, सांस फूलता है, कुछ समय बाद ठीक हो जाता है, फिर अगला सीजन में आता है या बरसात में होता है, हो सकता है अस्थमा हो। जी। ठीक है, खांसी हो रहा है, रात को ज़्यादा अचानक खांस के उठना पड़ता है, गले में खट्टा पानी आता है, हो सकता है रिफ्लक्स के कारण से नॉक्सर्नल कफ हो रहा है। जी। ठीक है ना, खांसी केवल आता है, खर्राटा आता है, हो सकता है स्लीप एपनिया बीमारी हो। जी। ठीक है, साइनस हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, खांसी हो रहा है, ठीक है, गले में खराश होता है, हो सकता है क्रोनिक साइनसाइटिस का लक्षण हो। तो हुँ। खांसी के साथ जुड़े हुए और लक्षण हमारे को ये कहते हैं कि ये, हाँ, ये संभावना है बीमारी का हो सकता है। फिर हम हुँ। अकॉर्डिंगली जब हम आगे फर्दर टेस्ट करते हैं तो फिर बीमारी को पकड़ने में मदद मिलता है। सर जैसे ट्यूबरकुलोसिस पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी 2 भाग में डिवाइड होता है। सो व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी? क्या एक्स्ट्रा पल्मोनरी के चांसेस अभी टीबी के ज़्यादा बढ़ रहे हैं या पल्मोनरी आपके पास तो पल्मोनरी केस ही ज़्यादा आते होंगे डॉक्टर साहब। जी, तो उसका जो फैलाव है किस तरफ ज़्यादा है? देखो, टीबी का एंट्री पॉइंट ऑफ एंट्री लंग्स है। जी। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन टीबी जो मैनिफेस्टेशन होता है वो लंग्स से होते हैं। ऑलमोस्ट 55% लोगों को पल्मोनरी टीबी होते हैं, जी। और 45% मरीज को जो टीबी लंग्स के थ्रू शरीर में फैल जाता है, जी। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के रूप में आ जाता है, जैसे गठान, जिसको हम लिम्फ एडिनाइटिस बोलते हैं, ट्यूबरकुलर। दूसरा मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है। जी। ठीक है, ऐसे आपका आता है आंतों का टीबी, प्लूरल इफ्यूजन, लंग्स और छाती के बीच की जो स्पेस होता है वहाँ पानी भरना, जी। टीबी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में आ जाता है। जी सर। मेनिंजाइटिस, ब्रेन टीबी, जी। बोन टीबी। अब वो किसको कौन सा टीबी आता है, वो देखो, इट इज़ नॉट वेरी ईजी बट टू बट इट ट्रीट। गेट्स स्टार्टेड फ्रॉम लंग्स ओनली। पोर्ट ऑफ एंट्री हमेशा ही लंग है। ओके। तो पहला साइट जिससे मिलना है अगर खाँसी लंबे समय तक आ रही है तो सबसे पहले पेशेंट आप ही के पास Yes. आता होगा, उसके बाद ही आगे वो नॉट मूव नेसेसरी, क्या होता करता है, जैसे होगा। लंग में आ गया, टीबी आ गया, टीबी लंग के थ्रू शरीर में फैल जाता है, जी सर। तो क्या होता है, इमीडिएट इम्यूनिटी के कारण से टीबी कंट्रोल में आ जाता है। जी। भविष्य में अगर मान लो किसी कारण से बॉडी का इम्यूनिटी डाउन हो गया, जी। तो अगर मान लीजिए ब्रेन के बाहर कहीं, यानी लंग के बाहर कहीं भी अगर टीबी कीटाणु है, वहाँ वो टीबी ग्रो हो गए एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के रूप में आ सकता है। बिना लंग टीबी भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो सकता है। कभी कभी लंग और एक्स्ट्रा पल्मोनरी दोनों इकट्ठा भी होता है, इसको हम बोलते हैं डिसेबल टीबी फैला हुआ। जी। नॉर्मली हम एकदम इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट, जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज हो गया, जी। जी। एचआईवी के मरीज हो गया, जी। पोस्ट कैंसर कीमोथेरेपी पेशेंट्स, जी सर। है ना, जो गठियाबाद के लिए इम्यूनोसप्रेशन दवाइयाँ चलते हैं, उनमें ये पाया जाता है कि उनको डिसेबल टीबी हो। ओके। सर जैसे कि अभी हर घर में एसी है, बिना एसी के कोई रह नहीं सकता।
बट बिकॉज़ ऑफ एसी के कारण लोगों को खाँसी आना, तो क्या एसी का रेगुलर यूज़ या इतना यूज़ भी अस्थमा की तरफ या एलर्जिक कंडीशन की तरफ मूव करता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये इसमें बहुत सारे भ्रांति भी है, जी सर। मिथ है। देखिए, एसी हमारे जैसे जो जगह है, कंडीशन है, इट जी इज़ सर। अनअवॉइडेबल। जी। तो एसी पर से डायरेक्टली के कारण से नहीं हो रहा है। एसी में क्या होता है, कमरा बंद होता है। जी, जब जी। कमरा बंद होता है तो हमारे पास से आता है इंडोर पोल्यूशन। हुँ। आपने सुने होंगे आउटडोर एयर पोल्यूशन। जी सर। ऐसे ही घर पे भी इंडोर एयर पोल्यूशन होते हैं। जो जी, जी। अगरबत्ती जलाते हैं हम, मच्छरदानी मच्छर मारने के लिए धूप जलाते हैं हम लोग। इन्हेलेंट्स की बात कर रहे हैं हाँ, डॉक्टर साहब। जब आप आपके घर पे देखिए और ये जो परफ्यूम्स वगैरह रूम जी, सुगंध करने के लिए हम स्प्रे मारते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक वोलेटाइल कंपाउंड्स बोलते हैं। जी। बंद कमरा बैठा हुआ है, तो एसी का काम तो अंदर की हवा को ही सर्कुलेट करना है। तो जो अंदर के जो कण है, जी सर। जो धुआँ है, वो वहीं पड़ा रहता है। एसी टाइम में आपने साफ़ नहीं किया, फ़िल्टर क्लीन नहीं किया, तो वहाँ पर आपका फंगस ग्रो होने का चांस रहते हैं, बैक्टीरिया ग्रो होने के चांस रहते जी। हैं। बंद कमरा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है, उमस होते हैं। तो इसी कारण से आपका जो हवा के जो स्तर है वो खराब हो जाता है, जिसके कारण से कई तरह की बीमारी आते हैं। अस्थमा एग्रेवेट हो सकता है, हुँ। ठीक है? इन्फेक्शन हो सकते हैं। आपका जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गया, फंगल के कारण से हाइपर्स न्यूमोनाइटिस हो सकता है। तो इस तरह का आता है। एसी इज़ अ मीडियम। अगर आपका क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर्ली हो रहा है, टाइम-टाइम आपने हवा कमरे को खोले हैं, हवा घर को क्रॉस वेंटिलेशन करा है, टाइम-टाइम एयर सर्कुलेशन आपने खोला है, तो उस समय छेनी बंद करके एसी चलाने से कोई हानि नहीं होगा। ओके। और सर जैसे निमोनिया निमोनिया भी आपके प्रोफ़ेशन में सबसे पहले तो इनिशियल चेस्ट इन्फेक्शन में निमोनिया की तरह ही देखा जाता है और जो कोविड अभी जो इतनी बड़ी महामारी गई है, उसमें कहीं न कहीं पहले तो चेस्ट में ही और निमोनिया का ही ट्रीटमेंट पहले हो रहा चालू हुआ था। उसके बाद वो भयावह रूप में गया। तो उसके बारे में कैसा क्या कहेंगे सर? देखिए, लंग इन्फेक्शन को निमोनिया कहा जाता है। जी सर। और निमोनिया करने वाला या तो वायरस जैसे कोविड वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, या बैक्टीरिया हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोराजिला कैटरिस, इस तरह का बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है। तो बेसिकली लंग के इन्फेक्शन को निमोनिया बना जाता है। जी। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होने का कारण बिकॉज ऑफ द एंट्री, जी। जो ये जो कीटाणु है ये हवा में पाया जाता है। जी जो सर। कोई भी मरीज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनकी कीटाणु से लड़ने की क्षमता कमज़ोर हो, तो उनको कभी भी लंग इन्फेक्शन होकर निमोनिया हो सकता है। सभी को इतना भयावह निमोनिया होता है नहीं। ऑलमोस्ट 85% को माइल्ड निमोनिया होता है, जो आपको ओपीडी बेसिस में इलाज करने से क्योर हो सकता है। 15% को एडमिशन की ज़रूरत पड़ता है। उस 15% में केवल 5% होते हैं जिसको आईसीयू केयर ज़रूरत पड़ता है। ओके। उस 5% के आईसीयू केयर में भी केवल 1 टू 2% को जानलेवा बन सकता है। डिस्पाइट ऑल ऑप्टिमम बेस्ट थेरेपी देने के बाद भी आप 1 से 2% निमोनिया मरीज़, सीवियर निमोनिया पेशेंट को आप बचा नहीं सकते हो। ओके। ये केवल दवाई का फेलियर नहीं है, बॉडी का ही सिस्टम फेल हो जाता है। इसमें आप बेस्ट केयर देने के बावजूद भी आप उनको बचा नहीं सकते, जो हमने कोविड में देखा। जी सर। कोविड में आपको घर पे रहते-रहते भी मरीज़ ठीक हुए, हाँ। कोई अस्पताल में होके घर अस्पताल में भर्ती हुए, ठीक होके भी गए, हाँ, कोई अस्पताल जाने के बाद कभी घर नहीं भी वापस नहीं भी पहुँचे। जा पाए। ठीक बोल रहे हैं सर। और ठीक। अगर देखा जाए कोविड का मोर्टेलिटी 0.5%, जी यानी सर। 1000 में 5 लोग ही एक्चुअली पैनिक जानलेवा बन ज़्यादा गए। था शायद डॉक्टर साहब उस समय। पैनिक इसलिए हो रहा है, देखिए, जब कोई भी इन्फेक्शन एक टाइम में इतने सारे लोगों को इन्फेक्ट करते हैं जी। और एक टाइम में एक शॉर्ट स्पैन में जब डेथ बढ़ जाता है, तो कभी ना कभी वो एक देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। ये जी। पैंडेमिक एपिडेमिक स्थिति में ऐसा ही होता है, क्योंकि एक ही बार में बहुत सारे पॉपुलेशंस को इन्वॉल्व करने के कारण से हमें लगता है कि डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ है। इनसे ज़्यादा लोग तो और बीमारियों में मरते हैं, जो स्लोली, इसलिए हमारे को नहीं लगता है कि इतने सारे लोग मर रहे हैं। जी, जी। सर जो पोस्ट कोविड जो कोविड के समय जो वैक्सीनेशन आया है, उसके बारे में भी है कि पोस्ट कोविड उस वैक्सीनेशन का नुकसान भी होना चालू हुआ है। क्या ऐसा है सर? आपके लंग्स के या रेस्पिरेटरी या चेस्ट रिलेटेड इश्यूज़ में क्या आपने ऐसा महसूस किया है सर? देखिए, कोई भी देखो, आपको हमें ये समझना पड़ेगा कि जब कोई भी तत्व, केमिकल्स या कोई भी बायोलॉजिकल थिंग्स हमारे बॉडी में जाता है, इसका बॉडी में इंटरैक्शन क्या होता है, ये कहना आसान नहीं है, जी सर। ठीक है? कोई सिंपल सी दवाई या एंटीबायोटिक किसी के लिए लाइफ सेविंग हो सकता है, किसी के लिए सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स करा भी सकता है। जी सर। और किसको करा सकते हैं, एक चीज़ आज के टाइम में अगर देखा जाओ तो ये अभी भी रिसर्च का विषय है। जी।
ठीक है ना, कौन सा दवाई या वैक्सीन कौन सा मरीज के लिए खतरा पैदा कर सकता है या लॉन्ग टर्म में इसका क्या नुकसान हो सकता है, वो क्लैरिटी नहीं। जी, ये सब चीज़ एसोसिएशन है। जी, आपने कोविड का वैक्सीन लगा दिया है, आपने फॉलोअप लिया, देखा गया कि जो वैक्सीन लगाने में सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज को हार्ट अटैक हो रहा है, जी सर। सर्टेन अमाउंट ऑफ वैक्सीन मरीजों को गुलेन वायरस सिस्टम हो रहा है। क्या जी, डायरेक्टली वैक्सीन का रेट है एक अनुमानित है, इसके लिए हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके देखते हैं कि हाँ एक एसोसिएशन है। जी, कन्फर्मेशन करने के लिए तो देखिए 20-25 साल लगता है। जी, बट अब आज के टाइम में देखा जाओ तो वैक्सीनेशंस एक अभिन्न इलाज का पद्धति है। जी, जी, हम बच्चों में तो वैक्सीन करते हैं। जी, जी, आज बच्चों में जो नवजात शिशुओं में जो हम वैक्सीन देते हैं, कितने सारे डेथ्स हम बचा लिया है, मीजल्स, हाँ, मम्प्स, हाँ सर। टिटानस, है जी, ना? जी, 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 उनमें हम कभी बात नहीं करते कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो रहा है, जी, जी, ठीक है? डेफ़िनेटली, अब कोविड के बाद क्यों आ रहा है, ठीक है? जी, ये मानना ज़रूर ये हमें मानना है कि कहीं न कहीं कुछ मरीज़ में इसका इफ़ेक्ट आया है। अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स हो सकता है, बट ये इंटेंशनल नहीं है। इट इज़ हाँ, समथिंग दैट बिकॉज़ ऑफ द बॉडीज़ इंटरैक्शंस। जी, जी सर, बट जी सर। इसके कहने का मतलब अगर हम वैक्सीन कराना छोड़ देंगे, तो जी, उसका जी। जो नेगेटिव इम्पैक्ट पॉपुलेशन को आएगा, वो ह्यूज रहेगा। कहने का मतलब ये है सर कि पॉज़िटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, तो येस, थोड़ा बहुत नेगेटिव नेगेटिव को बहुत छोड़ दें। नेग्लिजिबल है, हाँ, ठीक है? अब 20-25 साल बाद जब हम फिर दोबारा इस चीज़ को देखेंगे, हो सकता है विल बी मच मोर वाइज़र, जी, ठीक है ना? इसके लिए अभी इसी समय करने की नहीं वैक्सीन अच्छा नहीं, नहीं, वैक्सीन इज़ ऑलवेज़ गुड। जी, हाँ, दुष्प्रभाव कभी किसी को हो सकता है क्योंकि उसमें कॉन्स्टेंट होते हैं। वैक्सीन जो बनाते समय जो वैक्सीन के उसके साथ जो चीज़ आते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेट किसी-किसी को रिएक्शन कर सकता है। बट वो लाखों में कोई इट्स लाइक फ्लाइंग एरोप्लेन एंड गेटिंग क्रैश। ओके। अगर क्रैश के चक्कर में बैठेंगे तो आज हम प्लेन चढ़ ही नहीं सकते। नहीं, ठीक बोल रहे इट इज़ वो एनालॉजी को हैं। जी, माने जी, समझना बिल्कुल सही ज़रूरी है। बोल रहे हैं डॉक्टर साहब आप। वी बिकम वेरी इग्नोरेंट एंड एवरेज सर मैं तो 10 दिन पहले तब ठीक था और मरीज़ आते 10 दिन तक सर चल मरीज़ तो चल के आया था, अब ऐसा सीरियस कैसे हो गया? तो समटाइम्स आई वंडर मैं इसको क्वेश्चन पूछूँगा तो ऐसे ही समझने के लिए तैयार नहीं होगा। देन आई से अरे 10 दिन ठीक था तो तुमने अस्पताल लाए क्यों फिर इसको? कुछ गड़बड़ है तभी तो लाए तुम। तो अभी एक पेशेंट मेरे को यही पूछा, "सर पेशेंट तो आके तूने कहाँ लाया इमरजेंसी? इमरजेंसी तुमने अपने आप लाया था कि किसी ने बोला?" "सर मैं खुद लाया।" "इमरजेंसी तुमने क्यों लाया फिर बताओ मेरे को?" पेशेंट वेंटिलेटर चला गया। मैंने इमरजेंसी तुम खुद लाया कि बीमार करके? तो वेंटिलेटर जाना स्वाभाविक था। अच्छा हुआ तुम जल्दी ले आए, तो बचा पाए और घर भेज पाए। अगर तुम 2 दिन लेट कर देते तो शायद तुम्हारे को हम तुम्हारे माँ को पैदल ना चला के भेज पाते, 4 घंटों में भेजना पड़ता। और तुम बोल रहे कि दो हम तो ऐसे बातचीत कर रहे हो माता जी के लाए, तुम ही तो खुद था कि नहीं ठीक नहीं करके गए। अभी तो लेके आए, ठीक कभी तो ले आ गया बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। कभी-कभी लगता है कि क्या कर रहे हैं हम लोग? डॉक्टर साहब जैसे कई बार ऐसा क्या ऐसी कभी सिचुएशन आई होगी कि जिसमें पेशेंट आया तो मतलब पेशेंट के आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि पहले आता तो मैं और कुछ अच्छा से कर सकता था? बहुत बार होता है श्याम जी, बहुत बार। ये मैं जहाँ बैठ के काम करता हूँ, ज़्यादातर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड केसेज़ ही आते हैं, जी सर। ठीक ये है? कहिए सर रेड फ्लैग्स किसको बोलेंगे हमारे ऑडियंस को अगर बताएँ? देखिए, अगर अचानक असह्य दर्द छाती में होता है जी, या अचानक सडनली एकदम साँस फूल जाता है कि बात जी, नहीं कर पा रहा हूँ, लेट नहीं पा रहा हूँ या अचानक ब्लड में आपको जैसे बलगम में खून आ जाता है, जी, हेमाटाइसिस, जी सर। ठीक है? ये 3 चीज़ को आप कभी नज़रअंदाज नहीं करना है। आपको तुरंत मेडिकल इमरजेंसी इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी आपको तुरंत दिखाना है, ठीक जी है? सर। छाती में दर्द हो सकता है, फेफड़ा फटने का निमोथोरैक्स, जी, चेस्ट वॉल में हवा भरना जी, जी, या हो सकता है हार्ट अटैक का लक्षण हो जी, सकता है लंग अटैक, दूसरा जो होता है लंग अटैक माने जैसे हार्ट के धमनी में खून जाम हो जाता है, ऐसे लंग के जी, धमनी में भी खून जाम होता है, जी, एम्बोलिज़्म हो सकता है, जी, ठीक है? जैसे अचानक बलगम में खून आना, ये जी, कभी-कभी लंग कैंसर की लक्षण हो सकता है। ओके, अचानक साँस फूलना, जी, हो सकता है सीवियर अस्थमा अटैक हो, जी, जी, जी। ठीक है? इसलिए इसको तुरंत दिखाना ज़रूरी है। सर नेबुलाइज़र क्या सेफ है? जी, नेबुलाइज़र डेफ़िनिटली सेफ है। नेबुलाइज़र देखिए एक तरह से इन्हेलेशन थेरेपी का पद्धति है। जी, जिन मरीज़ जो प्रॉपर्ली इन्हेलर नहीं ले सकते हैं, जैसे इन्हेलर डिवाइसेज़ है आपने देखे होंगे जी, और बुज़ुर्ग लोग जिससे हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन होता है, छोटे बच्चे हैं जो अपने आप इन्हेलर नहीं ले सकते, तो जी सर। वहाँ और एक क्रिटिकल इल पेशेंट्स जो एकदम साँस फूल रहा है, उसमें क्विक रिस्पॉन्स देना होता है, तो वहाँ हम नेबुलाइज़र के सहारे दवाई को डिलीवर करते हैं। सर क्या अस्थमा जो है वो जनरेशन टू जनरेशन जाती है? यस, एस्मा एक हद तक पॉलीजेनिक डिजीज़ है, माने जेनेटिक प्रिडिस्पोज़िशन जिसको होते हैं, जी, उनको एस्मा
होने का संभावना हाई रहते हैं। तो ये जेनेटिक के माने ये पेरेंट है उसमें लिनेज में जा सकता है, बच्चों माने पेरेंट्स से बच्चों, बच्चों से उनके आने वाली पीढ़ी में जा सकता है। सर अक्सर ऐसा होता है कि सर सेल्फ मेडिकेशन एक बहुत बड़ा समस्या, जैसे क्लिनिशियन से अगर डिस्कशन होता है तो सेल्फ मेडिकेशन एक बहुत बड़ा कारण निकल के आता है, जिससे कि चीज़ें और बढ़ जाती हैं, एग्जरेट हो जाती हैं। तो क्या अस्थमा के केस में भी ऐसा होता है? देखिए श्याम जी, ये कोई भी बीमारी में होता है, नॉट जस्ट एस्थमा, सभी में सेल्फ मेडिकेशन करना नहीं चाहिए, ठीक है? जी। कभी सिर दर्द हो गया, छींक आ गया, एक टैबलेट खाया, ठीक है। और अगर बार-बार हो रहा है यार, आप बिना डॉक्टर को दिखा के बार-बार अपने आप सेल्फ मेडिकेट कर रहे हो, मानिए आप अपने आप को अंधेरे कुएँ में ढकेल रहे हो, जी, जी, ठीक है ना? कभी भी कोई भी सिम्पटम्स रिकरेंट हो रहा है, कोई भी लक्षण, जी। आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो बीमारी का लक्षण है। बीमारी बहुत सारी बीमारी के कारण से वो लक्षण आ सकता है। जी सर। कभी कुछ-कुछ बीमारियाँ जानलेवा बन सकती हैं। जी, जैसे जी। खाँसी को आप उदाहरण के लीजिए, खाँसी आ रहा है, दवाई ले रहे हैं, कॉफ सिरप ले रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, हाँ, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। कभी अचानक मरीज़ हमारे पास ऐसे मरीज़ आता है, फिर अचानक क्या होता है 1 साल, 1.5 साल बाद अचानक पेशेंट साँस लेके इमरजेंसी आ जाती है कि साँस फूल रहा है, अचानक वायरल इन्फेक्शन हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, अचानक साँस लेने में दिक्कत हो गया, आ जाते हैं। ऐसा बहुत बार मेरे पास होता है। फिर हम उनको बोलते हैं अस्थमा, डॉक्टर साहब मैं तो ठीक था। तो हम जब इनको रेस्पिरेटरी पूछते हैं, क्या आपको कभी खाँसी होता था, कभी धूल से शिकायत में छींक आना, खाँसी, हाँ डॉक्टर साहब मेरे को तो 4-5 साल से होता था। तो क्या करते थे आप? डॉक्टर साहब मैं दवाई सिरप पी लेते थे। फलाना डॉक्टर ने बोला था एक बार कि मेरे को कैप्सूल खींचने के लिए दिया था, मैंने लिया ठीक लगा, फिर मैंने छोड़ दिया है। तो दिस इज़ हाउ, क्या है कि मरीज़ अपनी बीमारी को एक तरह से पार्शियली ट्रीट करते रहते हैं और वो धीरे-धीरे बीमारी एक विकराल रूप में आते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज़ हमारे पास 10 साल बाद आ रहे हैं। ओके। और 10 साल बाद आ रहे हैं तो क्या हो गया, मरीज़ का लंग एकदम खराब, ऑलमोस्ट रिकवरेबल रिवर्सिबल स्टेट में आ जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या है कि हमें लगता है आपको पहले 5 साल पहले आते तो शायद हम और बेटर कर सकते हैं। आपको और बेटर रिज़ल्ट, रिज़ल्ट माने आउटकम। बीमारी के इलाज में हमारे लिए 2 चीज़ होते हैं, एक कंट्रोल ऑफ सिम्पटम्स, जी। एक रिज़ॉल्यूशन ऑफ डिज़ीज़, ओके, ओके, ठीक है? ओके। जैसे अस्थमा हमारे एलोपैथी साइंस के हिसाब से इट इज़ नॉट अ क्यूरेबल डिज़ीज़। ये जैसे शुगर हो गया, बीपी हो गया, जी, जी। ठीक है? बट इसका बिहेवियर क्या है, वैक्सिंग वेनिंग। कभी आएगा, फिर साइलेंट ज़ोन में चला जाएगा, फिर आएगा। शुरू-शुरू स्थिति में हो सकता है सालों में 1 बार हो, 2-3 साल में 1 बार हो, हल्का सर्दी-जुकाम होता है, 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ता खाँसी होता है, फिर ठीक हो जाता है। कभी अचानक वही साँस सीढ़ी जैसा आवाज़ आना, मरीज़ इन्हेलर रेगुलर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं और जी, बट जी। डॉक्टर को दिखाएँगे नहीं। ओके, बट धीरे-धीरे क्या होगा कि लंग का कैपेसिटी धीरे-धीरे ओवर टाइम हर अटैक के बाद लंग कैपेसिटी करते जाएँगे। ओके। बाय द टाइम जब उनको डे टू डे एक्टिविटीज़ में सिम्पटम्स आने लगेंगे, देन दे बिकम वेरी अवेयर, अरे क्या हो रहा है मेरे को? हुँ, हुँ। मैं तो वो पहले ठीक था, अचानक मेरे को साँस, फिर वो दौड़ते भागते हुए डॉक्टर के पास आएँगे, फिर हम लंग फंक्शन टेस्ट करके देखते हैं, जाँच करते हैं, तो पता चला कि इनका ऑलमोस्ट सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। जी, जी। फिर हमें ये बोलना पड़ेगा, देखो आपको आजीवन दवाई तो अस्थमा में पहले भी लेना पड़ता था, अभी भी लेना पड़ेगा, बट जी, जी। आप जो पहले जैसा लाइफ़स्टाइल चाहोगे कि मैं खुल के दौड़ के काम कर पाऊँ, नहीं हो पाएगा, विथ लिमिटेशंस ऑफ एक्टिविटीज़। हाँ, ज़रूर आपको सिम्पटम्स में राहत मिलेगा, पर जो बेस्ट हम आउटकम दे सकते हैं, वो शायद आज से 8-9 साल पहले हम शुरू करते, तो आज हम इस चीज़ को रोक पाते। ओके। तो इसीलिए क्या है कि कोई भी बीमारी को प्रॉपर्ली एक एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखा के, समझ के ही उसका इलाज करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने आउटकम की बात किया, तो जैसे आप लोग अस्थमा का जैसे ट्रीटमेंट मोस्टली होता है, तो उसमें रोटावेलर और इन्हेलर का रोल ज़्यादा है सर। तो क्या उसको लेने का भी एक स्पेसिफिक तरीका होता है, जिससे कि डेफ़िनिटली, उससे उसका आउटकम बढ़े मेडिसिन क्योंकि का? देखो एक खाने वाला जैसा तो नहीं है, लंग में जाता है, तो जी, प्रॉपर टेक्निक के साथ अगर हम इन्हेलर को यूज़ नहीं करेंगे, तो जी। लंग डिपोज़िशन बहुत कम होगा। ओके। अगर लंग डिपोज़िशन कम होगा, तो उससे जो होने वाला फ़ायदा है, वो सब ऑप्टिमल रहेगा। जी, इसलिए इन्हेलर टेक्निक प्रॉपर्ली जाना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग जब भी मरीज़ हमारे क्लिनिक में आते हैं, हम लोग हर टाइम ये जी, देखते हैं कि उनको जो इन्हेलर हमने डिवाइस के साथ दिया है, क्या वो मरीज़ ढंग से ले रहे हैं कि नहीं? अगर जी। नहीं ले रहे, तो हम हर टाइम उनको री-एजुकेट करते रहते हैं और हमें लगता है कि हाँ, शायद जो हमने प्रिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जो डिवाइस है, उनको फिट नहीं बैठ रहा है या माने मरीज़ उससे ढंग से नहीं ले पाते हैं, जी, तो फिर हम उसको स्विच कर लेते हैं। जी, कभी-कभार ऐसा होता है कि मरीज़ को हमें नेबुलाइज़र में ही देना पड़ता है, क्योंकि नेबुलाइज़र में पेशेंट का हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ता है, जी, जी। तो हमें टेक्निक सिखा के भेजना पड़ता है। क्या रोटाहेलर जो और इन्हेलर, दो दो टाइप की डिवाइसेस इंट्रोड्यूस्ड है मार्केट में, तो व्हाट इज़ बेटर फॉर पेशेंट? क्या वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट कि उसका नहीं, कुछ स्पेसिफिक? श्याम जी, इसमें समझने वाली जो ज़रूरत ये होता है कि जो अ, लंग बीमारी में जैसे अस्थमा, सीओपीडी जो बीमारियाँ हैं, इसका मेन ट्रीटमेंट इन्हेलर, हाँ, इन्हेलर हम क्यों ले रहे हैं? इसका
दो मकसद, एक डायरेक्ट लंग में जाता है, ठीक। तो एक काफ़ी कम पावर डोज में हम दे सकते हैं, ओके, तो उससे शरीर में आने वाले साइड इफेक्ट्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, ओके। अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए, अगर मेरे को अस्थमा के लिए एक दवाई देना पड़ता है, अगर मैं इनहेलर फॉर्म में लेता हूँ तो 200 माइक्रोग्राम का एक पफ से मेरे को वो राहत मिल जाएगा। अगर मुझे उसी चीज़ को राहत मिलना है और मेरे गोली रूप टैबलेट रूप में लेना पड़ेगा, तो मेरे को 5 मिलीग्राम लेना पड़ेगा। ओके। एक हाइपोथेटिकल बता रहा जी, हूँ। जी, जी। तो 5 मिलीग्राम माने 5000 मिलीग्राम, कहाँ 200 माइक्रोग्राम, कहाँ 5000 माइक्रोग्राम। दूसरा, जैसे मैं वो 200 माइक्रोग्राम का इनहेलर लेता हूँ, मेरे को 5 मिनट में राहत मिलना शुरू हो जाता है। अगर मैं वो 5000 माइक्रोग्राम का डोज भी लूँगा, मेरे को राहत आधा घंटा 45 मिनट बाद मिलेगा, क्योंकि वो पहले ओके। स्टोमक में जाएगा, फिर वहाँ से डिज़ोल्व होके फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ से एब्ज़ॉर्ब होके जब ब्लड में जाके फिर लंग में जाएगा। तो इनहेलर का फास्ट एक क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, मिनिमम से मिनिमम साइड इफेक्ट्स, और मेन ऑनसेट ऑफ एक्शन जहाँ होना फास्ट है वहाँ पर होगा, इमीडिएट फास्ट रिलीफ भी देता है, होगा। जहाँ हमें जी, इमीडिएट रिलीफ देना है। डेफिनेटली। अब इनहेलर डिवाइस का भी 2 प्रकार हैं। एक जी। मीटर डोज इनहेलर आता है, वो एक गैसेस फॉर्म में होता है। जी, जी। इसमें हैंड एंड माउथ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने दबाया पाम को, ओके। वो एक एरोसॉल जनरेट करता है, उसको प्लूम बोलते हैं, एरोसॉल प्लूम। जी। वो तुरंत इवेपोरेट हो जाता है। तो जैसे दबाया, आपको विदिन माइक्रो सेकंड्स उसको इनहेल करना है। अगर जो मरीज़ वो दबा के अच्छे से इनहेल नहीं कर पाते हैं, तो पूरा दवाई आपको माउथ या एनवायरनमेंट में वेस्ट हो जाते हैं। कभी-कभी उसके लिए हम लोग एक स्पेसर के थ्रू देते हैं, एक डिवाइस होता है, वो होल्डिंग चैम्बर बोलते हैं। जी, सर। तो उससे देने से क्या होगा कि जब आप दबाते हैं, अगर पेशेंट को थोड़ा भी डिले होता है इनहेलेशन, तो वो होल्डिंग चैम्बर के अंदर वो दवाई रहता है, जी। ठीक है? दूसरा डिवाइस होता है ड्राई पाउडर इनहेलर्स, उसमें कैप्सूल फॉर्म से आते हैं, जी। यहाँ पे इनबिल्ट रहता है, सीट्स में रहते हैं, मल्टी डोजर होते हैं। तो जिसमें अच्छे से लेने वाला ताकत अच्छा है, तो उसमें ड्राई पाउडर इनहेलर अच्छा काम करता है, उसका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बेटर है। जिसका इनहेलर लेने वाला कैपेसिटी नहीं है, जिसका सीवियर बीमारी है, सीवियर अस्थमा, सीवियर सीओपीडी, उसमें हम लोग इनहेलर डिवाइस प्रेफर करते हैं। इनहेलर डिवाइस हैंडी है, पोर्टेबल है, कहीं भी कैरी कर सकते हैं। जी, नेबुलाइजर आप कैरी नहीं कर सकते, नहीं, हेवी है। बिल्कुल सर। ड्राई पाउडर इनहेलर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मॉइस्चर, जी। और आप उसको प्रॉपर्ली सील नहीं करके रखेंगे, तो मॉइस्चर के कारण से कैप्सूल्स खराब हो सकते हैं। ओके। तो ये कुछ-कुछ हर इनहेलर डिवाइस का प्रोस भी है, फ़ायदा भी है, कुछ-कुछ लिमिटेशंस भी है। तो वो सब चीज़ को समझ के पेशेंट के साथ डिस्कस करते हम लोग वो राइट डिवाइस फॉर द राइट पेशेंट चूज़ करते हैं। ओके। तो सर अभी एक कंडीशन बहुत बार सुनने में आता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। सो इज़ इट अ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आल्सो? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स तो नहीं बोल सकते इसको। ओके। जेनेटिक माने आपको ये समझना पड़ेगा कि टेंडेंसी, एस्थमेटिक होने के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट होता है, एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, माने मरीज़ को ऐसे जीन्स है उनके पास जो अस्थमा डेवलप करने की स्थिति पैदा कर सकता है। दूसरा इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है, एनवायरनमेंट। किसी-किसी को जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन ना होने के बाद भी एनवायरनमेंट के कारण से भी अस्थमा डेवलप होता है, जिसमें जैसे उदाहरण के लिए ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ओके। जब ऐसे इंडस्ट्रीज़, माइनिंग एरिया हो गया, ऐसे इंडस्ट्रीज़ जहाँ केमिकल फ्यूम्स का एक्सपोज़र होते हैं, कॉटन इंडस्ट्रीज़ हो गया, ठीक है? जहाँ सॉल्वेंट्स की मात्रा होता है, वहाँ हाई लेवल में अगर इस तरह का केमिकल फ्यूम्स या पार्टिकुलर मैटर का एक्सपोज़र रहता है, टू अ वेरी हाई लेवल, इवन अ पर्सन जिसको जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन भी ना हो, वो अस्थमा डेवलप कर सकता है। ओके। तो ये एनवायरनमेंट एंड मिलियू विद अ जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन, ये दोनों चीज़ के मिक्सचर के कारण से ही आपका एक बीमारी पैदा होता है। तो ये ऑटोइम्यून पर से नहीं है, ये हाइपर सेंसिटिव, कि किसी को इस जो एलर्जेंस होते हैं या जो इरिटेंट्स होते हैं, उससे लंग्स काफ़ी हाइपर सेंसिटिव है। तो द मोमेंट दे आर एक्सपोज, उनकी लंग्स, इनका जो एयरवेज है, हाइपर सेंसिटिव होने के कारण से ऐसे रिएक्ट करते हैं कि वो सिकुड़ जाते हैं, लॉट ऑफ सेक्रेशंस पैदा करते हैं, तो चोक हो जाता है एयरवेज। तो मरीज़ को ये फिर ये खांसी, आपको ये स्वीजिंग साउंड्स बोलते हैं, जो चेस्ट टाइटनेस, ये सब सिम्पटम्स आते हैं। सर जैसे एक टर्म मैंने 1-2 जगह पढ़ा था, जैसे आईएलडी, इंटेस्टाइनल लंग एंड डिसीज़। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। हाँ, सो क्या ये कहीं न कहीं न्यूट्रिशन या खान-पान, गैस्ट्रो और चेस्ट को दोनों को मिक्स अप करता है सर नहीं, ये? ऐसा नहीं है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ माने जब भी हम जैसे मेडिकल भाषा में जब डिवाइस माने इवैल्यूएट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि लंग्स के कौन-सा पार्ट को इन्वॉल्व कर रहे हैं। जैसे सांस की नली को शुगर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो दमा या अस्थमा के रूप में होता है, या ब्रोंकाइटिस। जब लंग के पैरेन्काइमा को इन्वॉल्व करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। ओके। तो इस तरह से एक ये सिकुड़ने का बीमारी है। इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होने से धीरे-धीरे लंग की जो कैपेसिटी है, वो कम होते जाएगी, कि लंग फाइब्रोज़ हो के सिकुड़ रहा है, ठीक है?
इसका बहुत सारे कारण है, 200 से ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ बीमारी है। मोस्ट कॉमन कॉज अगर आज के टाइम में देखा जाओ तो स्मोकिंग है। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक डस्ट्स, ठीक है, केमिकल फ्यूम्स एक्सपोज के कारण, लंग में एक्सपोजर के कारण से होता है। तीसरा कुछ जेनेटिक बीमारियाँ होती है, हेरिडिटरी ILDs जो बोलते हैं, इंडस्ट्रियल लंग डिजीज, जी, जी। ठीक है। चौथा होता है कभी-कभी जैसे पोस्ट वायरल स्कारिंग, इन्फेक्शन वगैरह होने वाली स्कारिंग होने से फाइब्रोसिस होना, ठीक है। ऑटोइम्यून डिजीज दूसरा मेजर कारण है, गठियाबाद बीमारी। जी, जी। हाँ, और कारण दवाइयाँ, मेडिकेशन जो हम देते हैं, उसके साइड इफेक्ट से भी लंग फाइब्रोसिस होता है। तो ओके। इंडस्ट्रियल लंग डिजीज एक बड़ा एक हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ डिजीज है, जिसका अल्टीमेट जो एंड प्रोडक्ट है कि वो लंग के जो पैरेन्काइमल को, इंटरस्टिशियम को इन्फ्लामेशन करके उसको स्कारिंग बना देता है। ओके। सर जैसे हम अस्थमा की अगर बात करें तो स्मोकिंग हमारी सोसाइटी में स्मोकिंग एक बहुत बड़ा अभिशाप कह सकते हैं। तो क्या स्मोकिंग के कारण अस्थमा या लंग डिसीज का बढ़ना एक कॉमन कारण है? डेफिनेटली स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर लंग डिजीज, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। बट अदर देन दैट देर आर सो मेनी अदर रिस्क फैक्टर्स। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन एक्सपोजर। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है एयर पोल्यूशन। ये कारण से भी हमारे को वेरियस काइंड ऑफ लंग डिजीजेस देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा आपका कारण में जेनेटिक प्रिडिक्शन भी होते हैं, ठीक है। आजकल हम यंग एज में कैंसर्स देख रहे हैं, एक जी, जेनेटिक फैक्टर्स रहते हैं इसमें। बहुत सारे चीज़ ओवरऑल देखा तो नहीं जाए, बट बहुत सारी चीज़ खान-पीन में भी हो सकता है। आजकल माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में बहुत सारे अनुसंधान हो जी रहा है सर, कि जी। प्लास्टिक्स हमारे शरीर में पाया जा रहा है। तो यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स बहुत यूज़ में होते हैं, फूड पार्टिकल्स में यूज़ होते हैं। तो कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से शायद वो कहीं न कहीं लंग बीमारी पैदा करने में कारण बन सकता है। और जो डेफिनेटिव जो जैसे एसोसिएशन जो स्मोकिंग का है, और भी चीज़ में है, तो स्मोकिंग इज़ डेफिनिटली अ मेजर रिस्क फैक्टर, ठीक है। स्पेशली अगर दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ स्मोकिंग हो, मैटरनल एक्सपोज़र ऑफ स्मोक, चाहे वो ओके, एक्टिव स्मोकिंग हो, पैसिव स्मोकिंग हो, ओके। इसके कारण से इन यूटेरो ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, लंग का ग्रोथ। जी, जी, जी। तो बचपन जो प्रीमैच्योर डिलीवरीज़ होते हैं, जो बच्चे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, उनका लंग कमज़ोर होते हैं, उनको कालांतर में जाके जब वो 40 साल के होंगे, 45 साल, तब उनको ये सब दमा, अस्थमा, दमा होने का चांसेस हाई होते हैं। तो मैटरनल एक्सपोज़र ऑफ स्मोक इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर, जो बच्चों को फ्यूचर में जाके वेरियस काइंड्स ऑफ लंग डिजीज़ पैदा कर सकता है, जिसमें अस्थमा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर माना जाता है। सर अगर जैसे बोले एक्टिव स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकिंग बोथ आर नॉट गुड, यस, बट व्हेन वी कंपेयर टू दैट वेदर एक्टिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस और पैसिव स्मोकिंग? दोनों। अगर बंद कमरे में बैठे, कमरे में स्मोकिंग हस्बैंड कर रहे हैं और वाइफ़ वहाँ बैठे हैं, शी इज़ प्रेग्नेंट, तो वो वाइफ़ जो इन्हेल कर रही है, इट इज़ गोइंग डायरेक्ट टू हर लंग्स, फ्रॉम हर लंग इज़ गोइंग टू द इन यूटर बच्चे में। द इम्पैक्ट इज़ गेटिंग इंटू दैट ग्रोइंग fetus in the womb, जी। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एक्टिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस पैसिव पे, दोनों ही इट इज़ नॉट गुड, दोनों खराब है। किसी को आप तोड़ मोल नहीं कर सकते, ये हाई और दोनों रिस्क, दोनों ही खराब है, दोनों को ही बंद करना चाहिए। सो एंड ऑफ द डे अगर कोई बात करें इस सब चीज़ें तो प्रिवेंशन से अच्छा कुछ भी नहीं है। यस, क्योंकि एक्टिव स्मोकिंग को तो आप मैं नहीं स्मोक करूँगा करके मैं रोक सकता हूँ, लेकिन पैसिव स्मोकिंग तो मैं नहीं रोक सकता। देखिए हेल्दी रहना माने बीमारी को रोकना है, तो बीमारी रोकना है तो प्रिवेंशन, हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम मेंटेन करेंगे तो बीमारी नहीं आएगा, या हम एटलीस्ट बीमारी को पीछे धकेल सकते हैं। तो टू से दैट, तो उसका एनालॉजी इसके कारण से, अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल जिएँगे, तो हेल्दी लाइफस्टाइल में तो एटलीस्ट स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। पोल्ट्री एरिया कहीं भी जाएँगे, हम मास्क पहनने की आदत बनाना चाहिए, है ना? घर को साफ-सफाई, हम सब मिलके हमारी समाज को एक शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खान-पीन की व्यवस्था अरेंज करें विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल अगर हम मेंटेन करेंगे, तो बीमारियाँ आने का चांसेस ना होगा। क्या ऐसी कुछ न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं सर जो हम डे टू डे लाइफ में अगर हम जनरल खाएँ तो हमारे लंग्स के लिए अच्छा हो? ओवरऑल हाँ। देखिए, हम अपने शरीर को ना एक अर्गन के रूप में नहीं देखो आप, एज़ अ ओवरऑल हेल्थ के लिए देखो। हुँ। तो ये तो प्रूवन है, गुड डाइट में आपको क्या, लाइफ़स्टाइल में आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे फल वगैरह, फ्रूट्स वगैरह आते हैं, नट्स वगैरह आते हैं, फ्लैक्स सीड्स वगैरह आते हैं, है ना? ओमेगा 3 रिच डाइट्स में जैसे फिश वगैरह आते हैं, अगर वेजिटेरियन है, तो फ्लैक्स सीड्स वगैरह ले सकते हैं, है ना? मेडिटेरियन डाइट, ऑलिव ऑयल्स। तो हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए बहुत सारी चीज़ें, बट इसके साथ ये जानना ज़रूरी है, हर चीज़ का मात्रा है, जी, जी, जी। ठीक है? अति भी खति बोलते हैं। जी, जी। एवरीथिंग एट अ राइट प्रोपोर्शन अगर हम लेंगे,
आधा पेट खाना खाना, ओवर ईटिंग नहीं करना है, ये सब चीज़ करेंगे, रेगुलर व्यायाम एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो दीज आर ऑल पार्ट एंड पार्सल फॉर अ बेटर हेल्थ। जब आप बेटर हेल्थ की बात करेंगे तो लंग हेल्थ ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड रहता ही है। डेली हम प्राणायाम करते हैं, इट्स अ गुड एक्सरसाइज फॉर लंग। रेगुलर जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना, इट्स अ गुड एक्सरसाइज फॉर लंग। तो एक्सरसाइज इटसेल्फ इज अ गुड एक्सरसाइज, जो केवल बॉडी को नहीं, लंग को भी ठीक करेगा, हार्ट को भी ठीक करेगा, एवरी ऑर्गन गेट बेटर। तो गुड लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल, इट इज गुड फॉर एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। सर जैसे एक कई बार जैसे वर्किंग करते हैं जहाँ पर इन्हेलेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे जो मजदूर काम करते हैं या कहीं पर सीमेंट वगैरह का काम होता है, तो ये बोला जाता है कि जगेरी खा के चलो। सो इज इट रियली वर्क? नहीं, 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 नहीं। अगर आप ऑक्यूपेशनल एक्सपोज़र में तो आपको एक ही चीज़ बचाएगा, वो है मास्क। ओके। प्रॉपर लेवल 3 मास्क पहनना चाहिए, जो डिपेंडिंग अपन, ठीक है? जहाँ डस्टी या केमिकल फ्यूम्स वगैरह आते हैं, उस हिसाब से कैटेगराइज़ करके मास्क का है। N95 मास्क पहनना है या सिंपल सर्जिकल मास्क पहनना है, एकदम केमिकल को रहित करने के लिए प्रॉपर मास्क आते हैं, ऐसा मास्क, इट डिपेंड्स। खाना खाने से इससे नहीं होगा, बिकॉज़ यू आर डायरेक्टली इनहेलिंग। इनहेल कर रहा है माने आप जो तत्व है, जो पार्टिकुलेट मैटर से जो गैसेज़ फॉर्म है, वो डायरेक्ट लंग में जा रहा है। तो कोई खाना जाके वहाँ प्रोटेक्ट एक लेयर सील्ड नहीं बनाएगा वो, ओके। आयरन डोम नहीं बनाता है वो। So the most important thing is that we have to prevent anything that goes inside lung. पहले तो जो अगर मान लो अगर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो इट इज़ द ओनर्स, जो फैक्ट्री में ऐसे सिस्टम बनाए कि वो एक्सपोज़र मिनिमाइज़ हो। और दूसरा जो भी स्टाफ जो मज़दूर काम करते हैं, सबको मैंडेटरी मास्क पहनना है। ईयरली उनका चेकअप इवैल्यूएशन करना पड़ता है, सो दैट कि इनका लंग खराब तो नहीं हो रहा है। सो दैट अगर अर्ली स्टेज में अगर हम पकड़ पाए तो उनको वहाँ से हटाएँ, दूसरे शिफ्ट में शिफ्ट कराएँ, सो दैट द लंग्स गेट बेटर। बीमारी बढ़ने से रुक जाएगा। तो स्क्रीनिंग होना ज़रूरी है। पहले तो आपको प्रोटेक्शन, जी। उसके बाद सर्विलेंस, ओके। स्क्रीनिंग, ये दोनों चीज़ करना पड़ेगा, मेंटेन करना ज़रूरी है। इट इज़ द ओनर्स ऑफ द फैक्ट्री एंड द स्टेट टू मेंटेन दैट, सो दैट कि जो काम करने वाला मज़दूर है उनको ये बीमारियाँ ना हो। सर आज की करंट जनरेशन जो है, जो जेन ज़ी एंड जेन ज़ेड की बात करें, तो स्मोकिंग एक उनके लिए बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। तो व्हाट यू सजेस्ट, व्हाट यू आस्क देम कि अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, लंग डिसीज़ से बचने के लिए आप उनको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द सेफ प्रैक्टिस दैट दे कैन कंटिन्यू फॉर देयर रेस्ट ऑफ द लाइफ? देखिए स्मोकिंग किल्स, है ना? साइंस रिसर्च ने दिखाया भी गया है, एवरी सिंगल स्मोक रिड्यूसेस लाइफ बाय 2 मिनट्स, ठीक है? तो स्मोकिंग ऐसा चीज़ है जिससे न केवल फेफड़ा और भी शरीर में हानि करता है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ एडवर्स हेल्थ इवेंट्स। सो मेरे तो जो यंग जनरेशन्स को है कि आपको मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि प्लीज़ इस तरह का आदत है, जैसे आप स्मोकिंग करते हैं, वेपिंग करते हैं, सब चीज़ को अवॉइड करिए। क्योंकि इससे आपके शरीर में बहुत सारे एडवर्स हेल्थ रिपोर्ट करते हैं। दमा हो गया, अस्थमा एग्रवेट करता है, आपका लंग कैंसर कर सकता है, ब्लैडर कैंसर कर सकता है, आपका हार्ट डिजीज़, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ हमारे संसार में आज के दिन में क्या है, कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी, हार्ट अटैक। पीपल आर डाइंग यंग, एंड व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक इज़ स्मोकिंग, जो हमारे उसमें आता है। तो स्मोकिंग तो डेफिनेटली इट्स बैड, और स्मोकिंग करने से न केवल आप अपने हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं, यू आर ऑल्सो एक्चुअली इनडायरेक्टली creating an atmosphere where your friends, your kids, your kins, your babies, they are also getting affected by passive smoking. So smoking has to be stopped. Yeah. Because ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी हमारे को लगता है कि यार मैं तो स्मोक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव द रिपरकशन आफ्टर 30 ईयर्स 40 ईयर्स। ओके। इसलिए मुझे लगता है कि यार मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है। आप अभी 20 साल के हो, 25 साल के हो, इट्स फाइन, बट बाई द टाइम यू रीच फॉर 55 आपको अनगिनत बीमारियाँ आएँगी। वो, और अगर हमारे लाइफ का 2 पार्ट होता है। एक होता है एक्टिव विगरस हेल्थ, वो हमारे 20 साल से 40 साल में रहेगा। जी, जी। 40 साल के बाद यू हैव अ प्रॉस्पेरस लाइफ। या। जब आपके पास वेल्थ आएगा, जब आप अपने बच्चों की परवरिश हर चीज़ में आप वो करना चाहते हैं, देन यू बिकम अ डिजीज़। फिर आप न केवल अपने लिए बोझ है, आप फैमिली के लिए बोझ बन गए। जब आप प्राइम टाइम हो, जब आप कमाने की आप एक अचीवमेंट, आप कैरियर के पिनाकल में पहुंच गए हो, जी, तब जी। देन यू आर हैविंग अ डिजीज जी, जी। एंड यू आर लिविंग अ लाइफ एज अ डिजीज पर्सन। आप जी रहोगे, इवन 70 ईयर्स से आगे भी 30 साल और आगे जिए, बट नॉट एज ए हेल्थी पर्सन, बट एज अ डिजीज पर्सन, बिकॉज इट किल्स स्लोली। जी। अनलेस अचानक आपको लंग कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो अलग बात है, दे कैन किल यू इंस्टेंटली विद इन मंथ्स, विद इन डेज। और जैसे एस्थमा, रिमोटल एस्थमा हो गया या COPD हो गया,
कल को न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज हो सकते हैं। तो दे आर किलिंग यू डे बाय डे। और आप जो अपना यूथ में जो आपने स्मोकिंग करके जो किया है उसका फाइनल पे चेक यू आर गेटिंग आफ्टर 40 या 50 एंड यू आर बिकम डिजीज एट अ वेरी अर्ली स्टेज। आज के टाइम में 40 एंड 60 ईयर्स इज अ न्यू 20s। जी। देखा जाओ तो इसलिए स्मोकिंग तो हमें बंद ही करना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू नॉट अ गुड हैबिट। ओके। इसको बंद करने का मैं सबको अपील करता हूँ। थैंक यू सर कि आप इस पॉडकास्ट में आए और हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छा इंसाइट्स दिए। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू श्याम जी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। हीलिंग अवेयरनेस से शुरू होती है। उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट से आपको जरूरी सवालों के जवाब और जरूरी इंसाइट्स मिले होंगे। अगर यह पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करें। ये था बियॉन्ड प्रिस्क्रिप्शन बाय हेल्प ओटली। अगली बार तक रखिए अपनों का ख्याल।